बुलेटिन में अब खबरों का रुख करते हैं विस्तार से, जहां श्रीनगर गढ़वाल में नगर निगम चुनाव के कांग्रेस मेयर प्रत्याशी मीना रावत मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव जीत के बाद उनकी क्या क्या भूमिका रहेगी, इसकी विस्तृत जानकारी साझा की। साथ ही मीना रावत की ओर से भाजपा के पैराशूटों पर गंभीर आरोप लगाए गए। आरोप है कि कांग्रेस में गुटबाजी कहीं नहीं दिखाई दे रही। यह गुटबाजी आपको भाजपा में देखने को मिल सकती है, जहां पर एक पार्टी के 2 निर्दलीय प्रत्याशी खड़े उतरते हैं। मीना रावत ने इस दौरान कहा कि हम हर घर से जुड़े हैं और हर वार्ड में जाकर लोगों की समस्याएं जान रहे हैं और उस पर काम करने का आश्वासन दिया है। साथ ही कई मुद्दों पर मीना रावत के सामने सामान रखे गए। कि आपने कहा कि किस तरीके का माहौल है, किस तरीके से प्रचार प्रसार चल रहा है। माहौल बहुत बढ़िया है और पूरा कांग्रेस परिवार जो है एकजुट होकर जो है मीना रावत के समर्थन में प्रत्येक वार्ड में घर घर में जो है प्रचार में लगी हुई है। और रही समस्याएं की बात, समस्याएं जो नगर की समस्याएं हैं वो तो है ही, लेकिन फिलहाल हम चुनावी समर में उतरे हुए हैं और जो भी जो है बहुत अच्छा हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल रहा है, जनता का भरपूर प्यार मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जितना भी हमारा संगठन है वो एकजुट होते हुए जो है अपने कांग्रेस के झंडे को बुलंद करते हुए मीना रावत के साथ कदम से कदम मिला के सब आगे बढ़े। रामनगर में भाजपा से बागी होकर निर्दलीय मैदान में उतरे भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र शर्मा ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया। कई बड़े नेता दिन भर नरेंद्र शर्मा को मनाने में ढूंढते रहे। 38 वर्षों से भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता अब भाजपा से ही बागी होकर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। नरेंद्र शर्मा ने इस दौरान बताया कि केंद्र से लेकर राष्ट्रीय नेता उनके संपर्क में रहे थे और उन्हें ट्रैक करने का प्रयास भी इस दौरान किया गया, लेकिन वे उन नेताओं के संपर्क में नहीं आए। उन्होंने कहा कि चुनाव जनता लड़ा रही है, चुनाव लड़ेगी भी जनता और जिताएगी भी जनता। राजधानी देहरादून में भाजपा और आम आदमी पार्टी के लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में नए सदस्यों को फूल माला पहनाकर स्वागत और सत्कार किया गया। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि कांग्रेस में बड़ी संख्या में लोगों ने सदस्यता ग्रहण की है और आगे भी यह सिलसिला लगातार जारी रहने वाला है। उन्होंने निकाय चुनाव में जीत का भी दावा किया है। हमारे वार्ड नंबर 11 में आज सुबह काफ़ी लोगों ने बड़ी संख्या में हमारे पार्टी ज्वाइन करी। 44 वार्ड में पटेल नगर पश्चिम में हमारे भाई विशाल बंसल और उनके साथ तमाम साथियों ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी। आम आदमी पार्टी छोड़ करके सुबह भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हुए। लगातार हमारे पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं। प्रियंका अग्रवाल जो कांग्रेस की ही हमारी मेंबर थी, उन्होंने पर्चा भरा था और श्रीदेव सुमन नगर वार्ड में उन्होंने निर्दलीय के रूप में अपना पर्चा दाखिल किया था। उनसे मैंने आग्रह किया, उन्होंने जो संगीता गुप्ता हमारी निवर्तमान पार्षद हैं उनके पक्ष में अपना नाम वापस ले लिया है। उत्तराखंड निकाय चुनाव के लिए नॉमिनेशन पूरे हो चुके हैं। 23 जनवरी को निकाय चुनाव के लिए मतदान होना है। वहीं रामनगर इस बार हॉट सीट बनकर उभरी है, जहां नामांकन वापसी के आखिरी दिन नगर पालिका अध्यक्ष पद पर 10 प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस ले लिए। अब अध्यक्ष पद पर 8 प्रत्याशी चुनावी मैदान में लड़े हुए हैं, जबकि नाम वापसी के बाद 2 वार्डों पर निर्विरोध 2 सभासद निर्वाचित भी हो चुके हैं। अब 18 वार्डों में कुल 72 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। खबर राजधानी देहरादून से है, जहां नगर निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशियों ने प्रचार शुरू कर दिया है। वहीं देहरादून मेयर पद के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार वीरेंद्र पोखरियाल ने दावा किया है कि कड़ी टक्कर के साथ इस चुनाव में उनकी ही जीत होगी। उन्होंने बताया कि राज्य आंदोलन के दौरान उन्होंने अग्रणी रूप से भूमिका निभाई थी और कई बार जेल गए तथा लाठी डंडे भी उन्होंने खाए हैं, इसलिए जनता का आशीर्वाद हमें निश्चित तौर पर मिलेगा और जीत हमारी पक्की है।
पुलिस ने लोहाघाट में अक्कलधारी के पास वाहन दुर्घटना में मृत चालक लीलाधर भट्ट का शव बरामद कर लिया है। रेस्क्यू अभियान के बाद चालक के शव को कैंटर से बाहर निकाला गया। एसपी चंपावत अजय गणपति ने मौके पर जाकर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। 20 घंटे चले इस रेस्क्यू अभियान में सफल होने पर प्रशासन और लोगों ने राहत की सांस ली है। तो ऐसे में ग्रामीणों ने रेस्क्यू अभियान में हो रही देरी और अव्यवस्थाओं पर आक्रोश जताते हुए मौके पर हंगामा भी खड़ा किया था। गिरा था यहाँ पर और इसमें हम निकल रहा था जी जो है एक और आज सुबह हमने पुनः ये रेस्क्यू चला दिया था 6:30 बजे से। मैंने अपना समस्त रेवेन्यू स्टाफ यहाँ पर भेज दिया था। तत्पश्चात सभी SDRF, NDRF और पुलिस प्रशासन सभी लोग हम यहाँ पर मिले रहे और करे हैं और ICCT के सहयोग से चेन कुप्पी वगैरह करके गाड़ी को पलटा के हमने चालक की बॉडी को रिकवर कर लिया है। एक कैंटर हमारा दुर्घटनाग्रस्त हो गया था ये अक्कलधारा के पास, शिवालय के पास, और इसमें कल ही जैसे ही सूचना प्राप्त हुई थी तत्काल पुलिस, SDRF और संबंधित विभाग यहाँ मौजूद आ गए थे और जिसमें एक को कल ही हमें रेस्क्यू कर लिया गया था। इनका नाम था सोनू राय, उसका नाम था, तो उनको कल रेस्क्यू कर लिया गया था। लेकिन क्योंकि गाड़ी इतनी ज़्यादा स्टीप उसमें फंसी हुई थी इसलिए चालक का शव उसमें बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है। जहां उत्तर भारत इस समय सर्दी से बेहाल है, ऐसे में उत्तराखंड में भी इस समय कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। पहाड़ों में भले ही चटक धूप खिली हो, लेकिन मैदानी इलाकों में कोहरे का सितम लगातार जारी है। हल्द्वानी में कोहरे की वजह से दिन में विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। हल्द्वानी में रात का तापमान 8 से 9 डिग्री तक पहुंच चुका है। आने वाले दिनों में पारा और नीचे लुढ़कने के आसार है। तो वहीं सर्दी के सितम को देखते हुए नगर निगम ने रैन बसेरे और शहर के अधिकतर चौराहे पर इसके अलाव का इंतजाम किया है। विभिन्न चौराहों पे अलग अलग स्थानों पर नगर निगम की टीम के द्वारा अलाव की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा हमारे रैन बसेरे भी इस समय उनमें भी व्यवस्था है। जो कोई कहीं किसी के पास रहने की जगह नहीं है वो रैन बसेरे में भी जाकर निवास कर सकता है। इसके अलावा जहां कहीं ऐसे असहाय लोग हैं जिनको कंबल की आवश्यकता है उसे भी नगर निगम की टीम वितरित कर रही है। लगातार जगह जगह भी बताया जाता है, लोगों को पता है कि राजपुरा में हमारा रैन बसेरा है, लेकिन हमारे जो आयुक्त महोदय का जो भी आदेश है उसके क्रम में कई स्थानों पर अलग अलग फ्लेक्सी के रूप में भी रैन बसेरे को शिवनगरी हरिद्वार में घने कोहरे ने आम जनजीवन को बुरी तरीके से प्रभावित कर दिया है। दृश्यता बेहद कम होने के कारण सड़कों पर वाहन धीमी गति से चल रहे हैं, जिससे यातायात भी बाधित हो चुका है। ठंड बढ़ने से लोग घरों में दुबके रहने को मजबूर है, जबकि सुबह और रात के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरा नजर आता है। ऐसे में मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक कोहरे का असर जारी रहने की संभावना जताई है और प्रशासन ने वाहन चालकों को सावधानी बरतने, फॉग लाइट का इस्तेमाल करने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। प्रशासन ने कोहरे और ठंड से बचाव के लिए लोगों को गर्म कपड़े पहनने की भी अपील की है। प्रदेश में मानसून सीजन के बाद अब तक सूखा होने के चलते बारिश की सामान्य मात्रा में कमी देखी जा रही थी, लेकिन हाल ही में कुछ दौर की बारिश के बाद इस सीजन की बारिश में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिली है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि पूर्व में बारिश न होने के चलते डिपार्चर -90% तक पहुंच गया था, लेकिन हाल ही में हुई वर्षा से अब ये थोड़ा बढ़ा है, जो -32% तक पहुंच चुका है। देखिए, इस पोस्ट मानसून सीजन में देखेंगे तो अभी जो रिसेंटली एक दो अच्छे रेनफॉल के स्पेल मिले हैं, जिसके कारण जो डिपार्चर है वो अब घट करके -32% हो गया है। तो रेनफॉल डिपार्चर पोस्ट मानसून सीजन में 32% है, जो डेफिसिट है। हालांकि इससे पहले जो है -90% चल रहा था, लेकिन अभी पिछले जो एक दो स्पेल मिले हैं तो उसकी वजह से जो है रेनफॉल में थोड़ी मिली है, तो जो है अब जो है घट करके -32% रह गया है। राज्य के काशीपुर में कड़ाके की ठंड के बावजूद निकाय चुनाव को लेकर माहौल गर्म नजर आया। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस के मेयर पद के प्रत्याशी संदीप सहगल ने बीजेपी प्रत्याशी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी दीपक बालिक पर धमकाने का आरोप लगाया है। वहीं जवाबी हमले में बीजेपी प्रत्याशी ने कांग्रेस पर गौ हत्या के आरोपी को टिकट देने का आरोप लगाया है।
साल 2025 में परिवहन विभाग की ओर से आमजन की सहूलियत के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए, जिसमें आम लोगों को बेहतर परिवहन सेवा उपलब्ध हो सके। इसके लिए पहाड़ी क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों में सुलभ और सस्ता परिवहन उपलब्ध कराने के साथ ही देहरादून शहर में ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है जहां परिवहन की सुविधा नहीं है। ऐसे जगहों पर वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके साथ ही पुराने डीजल वाहन जो प्रदूषण और जाम का कारण बनते हैं, उन्हें नए ग्रीन फ्यूल वाहनों के साथ बदलना शामिल किया गया है। नए वर्ष में हमारा जितने भी निर्णय हुए हैं आरटीए के अंदर, उसमें हमारे द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ से शहरी क्षेत्र के लिए अच्छी और सस्ती परिवहन सेवा उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा हम लोग जो डीजल से पुरानी गाड़ियाँ चल रही हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ प्रदूषण हो रहा है बल्कि वो जाम का एक प्रमुख कारण है, उनको बदलकर नए वाहन जो कि 4 पहिए के हों और क्लीन फ्यूल बेस्ड हों, उनको संचालित करवाया जाए।